आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया था और आज हम बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम मौर्यन डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड के बारे में लर्न करेंगे या समझेंगे। सुंग डायनेस्टी में इतना कुछ खास नहीं है आपके कोर्स में, बिकॉज ये चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उतना ही लर्न करेंगे जितना उनके कोर्स कंटेंट में है, क्योंकि वैसे अगर हम देखें, अगर हम किसी और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी या कोई भी इस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें इसका वास्ट एरिया कवर करना पड़ता है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, तो आप कुछ पार्ट्स इसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ये उस टाइम पीरियड की बात है जिस समय मौर्यन डायनेस्टी हमारे देश में फैली हुई थी या जिस समय मॉडर्न डायनेस्टी आई थी। तो सबसे पहले मैं किसी भी, जब आपको पढ़ाती हूँ किसी भी पीरियड को आपको पढ़ाती हूँ तो हमेशा आपको बताती हूँ कि मौर्यन डायनेस्टी या कोई भी, आप जैसे आर्ट ऑफ इंडस वैली आपने इससे पहले पढ़ा था या आपने प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट पढ़ा था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि वो टाइम पीरियड क्या था जिस समय वो सब चीजें आई थी। सेम एज बच्चे, आप लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। ये मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी बीसी था। सेकेंड सेंचुरी बीसी, इस समय मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न डायनेस्टी थी वो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चरल के लिए थर्ड सेंचुरी में सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुई थी। जब ये डेवलप्ड हुई थी तब उस समय, उस काल में अशोका राजा था। अशोका जो थे वो एक बहुत महान राजा था, उस टाइम पीरियड के बहुत महान राजा थे। उन्होंने बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स बनवाए। वो भगवान बुद्ध के बाद में अनुयायी बने। उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया। इसके पीछे भी एक कहानी है कि भगवान बुद्ध के धर्म को उन्होंने क्यों अपनाया था। जब एक बार वो कलिंगा का युद्ध हुआ था और कलिंगा के युद्ध में उनका जो हृदय था वो पूरा तरह से परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उनको बहुत दुख हुआ था। वहां पर लाखों लोगों का जीवन चला गया था। उस टाइम पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उनको लगा कि इतने सारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई है, लाइक जो मर गए हैं उनके पीछे रोने वाले, उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। इससे उनके मन में बहुत आघात पहुंचा था, बहुत दुख पहुंचा था। उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। भगवान बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो पूरे भारत में जगह जगह फैलाए। उसको फैलाने के लिए उन्होंने बुद्ध भगवान से रिलेटेड कुछ स्तूपास बनवाए, पिलर्स बनवाए और इस तरीके से केव भी बनवाई। मौर्यन डायनेस्टी में केव आर्ट भी हुई, स्तूपास भी बने और पिलर्स भी बने, ठीक है। इसके साथ साथ ये पिलर्स पर इंस्क्राइब करते थे, लाइक क्योंकि हिस्ट्री का पीरियड है। हिस्ट्री के पीरियड का मतलब है जहां पर हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले थे। तो इन्होंने बुद्ध भगवान के जो उपदेश थे मौर्यन डायनेस्टी में, जो उन्होंने अशोका ने जो पिलर्स बनवाए थे, वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश होते थे वो उन पिलर्स पर लिखवाते थे। ये मौर्यन डायनेस्टी में उन्होंने जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर किए थे वो भारत के 3 हिस्सों में सबसे ज्यादा फैले, उत्तर प्रदेश, बिहार और तीसरा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सारनाथ यूपी, बिहार पटना दीदारगंज और इसके अलावा मध्य प्रदेश सांची। ये इनके 3 उदाहरण हैं। बनाए इन्होंने बहुत अनेकों थे, लेकिन आप जो अपने कोर्स कंटेंट में लर्न करते हैं वो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के अशोका पोता थे।
अब उन्होंने जहां जहां पर पिलर्स बनवाए उसके बाद में हम ये याद करते हैं, ये समझते हैं कि पिलर्स में वो किस तरीके की आर्ट को यूज करते थे, यानी किस तरीके के स्टोन वर्क को, किस तरीके का मटेरियल वो लोग यूज करते थे जो अशोका ने पिलर्स बनवाए थे। अशोका ने जो पिलर्स बनवाए थे उनके लिए जो मटेरियल वो यूज करते थे मटेरियल, वो सबसे पहली बात वो सिंगल स्टोन यूज करते थे। उस समय उस टाइम पीरियड में बहुत दूर से, बहुत चुनार जो पटना के पास है जगह, वहां से वो आ, जो स्टोन होते थे, बड़े बड़े लोफ होते थे, वो उनको वहां से मंगवाते थे और हजारों मीलों की दूरी से वो वहां से आते थे और फिर उनको एक ही स्टोन से वो पूरे पिलर्स बनवाते थे। आप ये भी देखेंगे कि जो अशोका पिलर्स बनवाते थे, अशोका के जो पिलर्स थे वो मोनोलिथिक थे। मोनोलिथिक का मतलब होता है यानी एक सिंगल स्टोन में बनाया जाना। अशोका के पिलर्स सिंगल एक क्वालिटी तो थी, मोनोलिथिक तो थे, साथ साथ उन पर जो पॉलिश की जाती थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा आज भी हैरान कर देने के लिए है, क्योंकि वो पॉलिश आज भी ऐसे के ऐसे ही है। तो ये देखिए, ये जो कॉलम्स थे आर मार्वल्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एज वेल एज इंजीनियरिंग। माना जाता है कि इस तरीके से आर्ट बनाई जाती थी जैसे कितने बड़े इंजीनियर्स थे वो लोग। सिंगल स्टोन, उनको काटा जाता था, शेप दी जाती थी और फिर बाद में उनको पॉलिश की जाती थी। These finely polished pillars were carved if tan-colored sandstone from a single quarry at Chunar near the Mauryan capital of पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से ये इस तरीके के स्टोन को मंगाया जाता था। ये पिलर्स जो थे, ये इनकी हाइट कितनी होती थी? लगभग ये 30 मीटर्स हाइट के होते थे, 30 मीटर्स। ठीक है। इसके साथ साथ जो पिलर्स थे वो, इनके ऊपर इनकी एक खास विशेषता होती थी कि इनके ऊपर वो कैपिटल बनाते थे, लाइक इमेज होती थी उनके। कैपिटल इमेज की जो इमेज होती थी, जो कैपिटल में वो यूज करते थे, उसमें बुल होता था, एलिफेंट होता था और लॉयन होता था। तो ये तीन इमेजेस वो अपने पिलर्स पर बनवाते थे। ये कैपिटल जो थी consisted of an inverted bell shaped form finally carved like a lotus। ये जो आप देख रहे हैं, इसको देखिए आप, यहाँ पर ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो ये जो कैपिटल जिसको ये लॉयन बना हुआ है, ये एक राउंड शेप में, जिसको मैं आपको अभी भी दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से लोटस बेल शेप्ड, यानी लोटस को उल्टा रखा हुआ होता था, बेल शेप्ड में लोटस होती थी, उसके ऊपर ये कैपिटल को रखते थे। A lotus which rested a thick disc called an elaborate base। ये जो लोटस होता था, ये किस तरीके से एक एलाबोरेट बेस होता था जिसके ऊपर ये रखा जाता था। ठीक है। और a lotus which rested a thick disc called an elaborate base over which perched a magnificent animals like the Sarnath lions। Pillars carry Ashoka's merit। मैंने बताया कि अशोका का जो मेन एम था पिलर्स बनवाने का, वो मेन एम ये था कि वो बुद्धिस्ट मोंक को इकट्ठा करना चाहते थे। इकट्ठा इन द सेंस वो बुद्ध भगवान की जो उपदेश होते थे वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो इस वजह से वो पूरे भारत में जगह जगह उन्होंने पिलर्स बनवाए थे जिनके ऊपर उन्होंने बुद्ध भगवान की स्पीचेस को उकेरा हुआ था। अशोका के पीरियड के बाद फिर कुषाण डायनेस्टी को आप पढ़ते हैं और गुप्ता डायनेस्टी। कुषाण पीरियड, जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी हमारा बढ़ता जाता है। तो यानी कुषाण डायनेस्टी मौर्यन पीरियड के बाद आई तो डेफिनेटली वहां पर और अधिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई तो गुप्ता डायनेस्टी में आपको और भी अधिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आपके कोर्स में मौर्यन पीरियड से रिलेटेड आप सिर्फ दो उसके आर्टिफैक्ट्स को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप लॉयन कैपिटल जो कि हमें सारनाथ से मिला, और दूसरा जो हमें मिला वो हमारा मिला चौरी बियरर, जो आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मौर्यन पीरियड के स्कल्पचर हैं, लॉयन कैपिटल।
देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये भी एक पिलर के ऊपर ही ये एक कैपिटल थी, लॉयन कैपिटल। इसका ये भाग टूट गया। इस भाग को टूटने के बाद सारनाथ म्यूजियम में रख दिया गया। ये पिलर के ऊपर ही बना हुआ था, पिलर के ऊपर ही ये कैपिटल रखी हुई थी और इसके ऊपर एक चक्र था, अशोका चक्र। जो चक्र हमारे फ्लैग में लगा दिया गया, उसका सिंबल हमारे फ्लैग में लिया गया। और ये लॉयन कैपिटल, ये भी हमारा सिंबल जो हमारे करेंसी में यूज होता है। तो नेशनल एम्बलम माना गया हमारा इसको बाद में, इस चित्र को या इस कैपिटल को हमारा नेशनल एम्बलम माना गया। इस स्कल्पचर का नाम है लॉयन कैपिटल। ठीक है, ये कहाँ मिला, कहाँ इसको पाया गया? सारनाथ में, नियर वाराणसी। ये सारनाथ कहाँ है? यूपी में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय पॉलिश्ड सैंडस्टोन। ये देखिए, ये पॉलिश किया हुआ है। देखिए, जब भी आपको कोई भी आर्टिफैक्ट्स डिस्क्राइब करना पड़े तो सबसे पहले आपका उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी आर्टिफैक्ट्स को जितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तब आप उसके बारे में काफी अच्छे से लिख पाएंगे। ये बात मैंने आपको अपनी पहली क्लास में भी समझाई थी। यहाँ पर ये देखिए, आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पर देखिए, ये 4 एनिमल्स हैं, सिटिंग पोजीशन में है, 2 पैर आगे की साइड करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैक टू बैक लगाई हुई है। इसके नीचे इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये बेस है, ठीक है, एलाबोरेट बेस जो होता है। इसमें चक्र है और इस चक्र में जो 32 स्पोक्स होते हैं, वो सॉरी 24 स्पोक्स होते हैं, वो बनाए हुए हैं। साथ साथ ये क्लॉकवाइज कुछ एनिमल्स हैं। इन एनिमल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एलाबोरेट बेस बना हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से एनिमल्स हैं? इसमें आपके एनिमल्स होता है, एक बुल, एक होता है हॉर्स, एक होता है एलिफेंट और तीसरा चौथा होता है आपका लॉयन। तो इस तरीके से 4 एनिमल जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये 24 स्पोक्स टाइम पीरियड बताते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से एक बेस बना हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक लोटस है जिसको बैल का आकार दिया गया है। ये उल्टा रखा हुआ है और इसी के ऊपर ये एलाबोरेट बेस रखा गया है। एबाकस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस लोटस को उल्टा रखा गया है तो इस लोटस के ऊपर ये एबाकस है और यहाँ पर ये कैपिटल यानी लॉयन कैपिटल है। इस तरीके से आपको, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको डिस्क्राइब एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इट वॉज मेड circa 3rd सेंचुरी BC। ये कब बना था? 3rd सेंचुरी में बना था। जैसे मैंने आपको बताया कि मौर्यन पीरियड 2nd सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये अपने क्लाइमेक्स पर कब पहुंचा? 3rd सेंचुरी BC में, जब अशोका का टाइम पीरियड चल रहा था। ये लॉयन कैपिटल मैंने बताया आपको सारनाथ से मिला जो यूपी में स्थित है। ये commemoration of the historical events of the first sermon of the first Dhammachakra Parivartan by the Buddhas at Sarnath। ये भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन के लिए, उस मुद्रा में, उस आधार पर ये यादगार के रूप में बनाया जाता है। यानी यहाँ पर भगवान बुद्ध ने, सारनाथ क्यों फेमस है? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो आज ये हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये आज हमारा नेशनल एम्बलम है, यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये जो कैपिटल है ये अशोका ने बनवाई। दिस कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट्स। इसके बारे में 5 बातें जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली, द शाफ्ट मेड ऑफ रॉक बट ब्रोकन इन मैनी पार्ट्स। ये जो शाफ्ट है ये सिंपल एक ही उसमें बनी हुई थी, एक ही स्टोन से बनी हुई थी, लेकिन ये इसके टुकड़े कई हुए हैं। जैसे चक्र इसका अलग हो गया और जो ये लॉयन कैपिटल है ये इससे पिलर से अलग हो गई थी। द लोटस बेल बेस, लोटस बेल बेस है। अ ड्रम ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल प्रोसीडिंग, ये ड्रम बोला गया है। कहीं पर इसको एबाकस के नाम से भी जाना जाता है। क्लॉकवाइज एनिमल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं द फिगर ऑफ 4 मैजेस्टिक लॉइंस विच आर स्टिकिंग, दे आर बैक टू बैक।
इन लॉइंस को बनाने के पीछे क्या रीजन था। इन लॉइंस को जो उन्होंने बनाया है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी अशोक का भगवान बुद्ध के उपदेश को पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, यानी चारों दिशाओं में फैलाना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन 4 शेरों को, 4 लॉइंस को बनाया है, जिनका सब डायरेक्शन की तरह साइड फेस है। ठीक है। द क्राउनिंग एलिमेंट धर्मचक्र लार्ज व्हील इज लाइंग इन अ ब्रोकन कंडीशन। जो ये आप देख रहे हैं लॉइन कैपिटल, इसी के ऊपर ही एक चक्र बना हुआ था जो अशोका चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये ब्रोकन अवस्था में पाया गया, जिसको सारनाथ म्यूजियम में आज रख दिया गया है। उसके बाद नेशनल, जो ये वो चक्र था वो हमारे नेशनल फ्लैग में यूज हुआ, जिसमें 24 स्पोक्स हैं आपके। इट वॉज अडेप्टेड एज द ऑफिशियल एम्बलम। ये देखिए, इसको नेशनल एम्बलम कब माना गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसको नेशनल एम्बलम 1950 में माना गया। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पीरियड में इसको हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में घोषित कर दिया गया था। The capital made of polished sandstone in more than 2 meters 7 feet in height। अगर सिर्फ इस कैपिटल की बात करें तो 7 मीटर्स में बनी हुई है, सिंगल एक रॉक में बनी हुई है। ठीक है, आप शेर को देख सकते हैं किस तरीके से इसके बाल, मुंह खुला हुआ, ये सब माउस्टेक वगैरह सब किस तरीके से बनाई गई है। The 4 lines placed back to back. The abacus is supported by a bell-shaped inverted lotus base. Yes, you can observe. It is believed that the capital was originally crowned by a bigger wheel of dharma with 24 spokes। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में ये क्यों बनाई गई थी, ग्राउंड बाय अ बिगर व्हील ऑफ धर्मा, यानी धर्म का एक बड़ा सा व्हील विद 24 स्पोक्स। 24 स्पोक्स का क्या मतलब है? 24 स्पोक्स का मतलब है 24 आवर्स इन अ डे, यानी डे बाय डे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। 24 आवर्स इन अ डे, टाइम की इंपॉर्टेंस बताई गई है इस चक्र को बनाने के माध्यम से। इसके बाद देखिए अगेन, अब हम इसके बाद जो लर्न करते हैं वो हमारा चौरी बियर है। तो मैं इसके बारे में जब डिस्क्राइब करूंगी, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी आपको। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना। प्लीज अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके क्लास, थैंक यू।